आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के लिए हम लोग एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसको आप कभी टच में नहीं रखते हैं। त्रिकोणमिति से संबंधित एक टॉपिक है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। यह आपकी टच में नहीं रहता है क्योंकि हमारी रेगुलर पढ़ाई के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन एक से दो सवाल आरपीएफ हमेशा इस पर जरूर बनाता है, जो हमेशा आपको कंफ्यूज भी करता है। सवाल गलत हो जाना रियली फेल्यूर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। और इसके मुझे लगातार आपसे क्वेरीज आई, आपने हमें मैसेजेस लिखे हैं लगातार कि हमें ऊंचाई दूरी पर एक रियल वीडियो मिल जाए, जिससे कि हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले और इसके उन सवालों को डन कर ले जो सवाल आपकी परीक्षा से कनेक्ट करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर मैं इस वीडियो को फिनिश कर दूंगा और इस पर रिलेवेंट सवालों को भी करा दूंगा और साथ साथ इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को भी आपको एक्सप्लेन करके प्रोवाइड कर दूंगा। टॉपिक का नाम जैसे आप देख रहे हैं हाइट, और दूसरा शब्द है डिस्टेंस। शब्दों के हिसाब से अगर समझे, इसकी मीनिंग के हिसाब से समझे, तो हाइट को कहते हैं हम लोग ऊंचाई। इसको एकदम क्लियर करते चलिएगा, यह ऊंचाई है। जबकि दूसरा शब्द यहाँ पर जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग दूरी कहते हैं। अब इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, इसके लिए मैं पहले आपको कह दूं कि एक हमको समकोण त्रिभुज बनाना चाहिए। अब जब हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते, देखिए हम आपको एक समकोण त्रिभुज ऐसे बनाकर देते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा तो निश्चित तौर पर इसके 3 शीर्ष बिंदु बनेंगे, ए बना, बी बना और सी बना। बी पर समकोण है और समकोण के सामने की भुजा आप सबको पता है कर्ण होती है। एक कोण अगर हमने यहाँ पर थीटा ले लिया तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिस थीटा को आप कंसीडर करते हैं। दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों को जुड़ करके 90 डिग्री होना चाहिए। तो जिस थीटा को आपने कोण माना है, जिसके अकॉर्डिंग आपने त्रिभुज का या क्वेश्चंस का रिलेशन डिसाइड किया है, उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर, जिसको आप लोग लंब कहते हैं, और जिस पर वह बना होता है वह बेस होता है, इसको हम लोग आधार कहते हैं। इस बात की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। और यहीं पर पाइथागोरस जी का नियम भी काम करता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण को अगर हम लोग इस फिगर के हिसाब से देख रहे हैं, कर्ण ही लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह बेस स्क्वायर, बेस मतलब आधार का स्क्वायर, और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इस बात की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। जैसे अगर आप एक एग्जांपल देखो, मान लीजिए यह साइड आपकी 13 है और यह आपकी 5 है, तो यह आपकी 12 होगी, क्योंकि 13 का यहाँ पर यह साइड अगर आपकी 13 थी, यह साइड आपकी 13 थी, तो यह 5 थी और यह 12 थी। उस हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि 13 का जो स्क्वायर होता है वो 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर होता है। आप चेक कर सकते हैं, 25 होगा 144 और इसका वर्ग 169 होता है। इनको जोड़ने से आपको जो है 169 ही प्राप्त होगा। इस बात को आप लोग समझते हैं। अब हमको ये थोड़ा समझना है कि हम ऊंचाई दूरी जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए हम थीटा के अपोजिट जिसको लंब कह रहे हैं, दरअसल वह हाइट भी है। क्या है? हाइट भी है। और जिसको आप बेस कह रहे हैं वह यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी भी है। तो हम लोग इस शब्द को दूरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। त्रिकोणमिति जो नियम होते हैं, उन त्रिकोणमिति नियमों में इस ऊंचाई मतलब आप लोग इस हाइट को और साथ साथ इस दूरी को रिलेट करने के लिए जो त्रिकोणमिति सिंबल का उपयोग करते हैं वो होता है टैन। टैन थीटा जो होता है, अगर हम इसके साथ थीटा को अलाइन करते हैं तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, जिसको आप ऊंचाई भी कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं, और साथ साथ बेस, बेस मतलब यहाँ पर आपने हाइट डिस्टेंस बोला, उसको दूरी भी कह सकते हैं। एक प्रकार से ऊंचाई और दूरी को डिफाइन करने वाला जो शब्द होता है वो टैन थीटा होता है। तो टैन को अगर आप चाहें तो ऊंचाई दूरी को आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि टैन थीटा ही है। टैन थीटा बराबर क्या हो गया? एक प्रकार से ऊंचाई डिवाइड बाई दूरी। ऊंचाई और दूरी के संबंध को दर्शाने वाले त्रिकोणमिति सिंबल का नाम होता है टैन थीटा। इस बात की क्लियरिटी आप लोग बनाइए। अब होता क्या है, देखिए आपको अलग अलग तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जैसे हम खड़े हैं यहाँ पर सब कुछ देखिए डिपेंड कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आप एक पर्सन हैं और ऐसे खड़े हैं, तो ये आपकी आईज है, जिसे आप अपनी आंखों की मतलब एक, जैसे हम सीधा स्ट्रेट खड़े हैं तो हम अपनी आंखों को, आंखों की जो हमारी पुतलियां हैं उसको अगर एक सीधी रेखा यहाँ पर हम प्लान करके चले तो हम देखते हैं जिस जिस पोजीशन को देखते हैं वह बेस लाइन पर देखते हैं। लेकिन कभी कभी हमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखना पड़ता है जो जमीन तल से कुछ ऊंचाई पर स्थित होता है। ये आपकी बेस लाइन है। आपने अपनी पलकों को इस बेस लाइन के एलॉन्ग एक कोण बनाते हुए ऐसे उठा करके टॉप पर बैठे किसी चीज को देखा, कभी वहां पर कोई फ्लैग है, झंडा है, या किसी भी चीज को अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पर एक कोण बनाते हैं जिस कोण का जो बेस होता है वह उसकी बेस लाइन होती है, आंखों की सीधी रेखा होती है। और साथ साथ जिस इंक्लिनेशन, झुकाव का उपयोग करते हुए आप टॉप पे बैठे उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं, इस समय जो कोण का जो क्रिएशन होता है वह एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, अर्थात उन्नयन कोण कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। दूसरी तरफ कभी कभी हमें वहां पर ऊपर बैठा रहना होता है, जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए बैठ करके यहाँ नीचे की वस्तु को देखते थे, इस समय आपकी जो बेस लाइन होती ए होती है और इस समय आप इस बेस लाइन से झुकते हुए यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। तो जो यहाँ कोण बनता है, मान लीजिए यहाँ पर बीटा बना, इस समय जो थीटा यहाँ बीटा बना, यह डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, अर्थात अवनमन कोण कहलाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए तो खुद ही क्लियरिटी बने। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ
और मैं अपनी नीचे फुट की हाइट से अब मेरी आंखों की जो रेखा है उसको बेस लाइन, जैसे हमने सीधा आपके कैमरे की नज़र पे मैंने ऑब्जर्व किया, और मुझे टॉप पर चीज़ों को देखना है तो मैं अपनी पुतलियों को उसी लाइन के अलॉन्ग उठाऊंगा तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अगर मैं नीचे चीज़ों को देखूंगा तो मैं अपना सर ना झुकाकर अपनी बेस लाइन को ही केवल ऐसे डाउन किया तो इस समय जो कोण हमारा बेस लाइन के अलॉन्ग बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि ये जो होती है लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, और जब दो लाइन पैरेलल होती है तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है। इसका कारण होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अर्थात एकांतर कोण के तहत हम सेम मेजरमेंट का उपयोग अगर करें तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण बनेगा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन अर्थात अवनमन कोण के बराबर होगा। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं जो चीज़ मैंने आपको बताया। जैसे मैंने आपको देखिए कहा कि यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, जैसे हम हैं खड़े यहाँ पर, और हमने क्या किया कि हॉरिजेंटल लाइन है, जैसे हमसे एक डिस्टेंस पर कोई चीज़ है और उसी से एक हाइट पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था। मैंने अपनी इस आंखों की रेखा को बेस बनाते हुए यहाँ पर एक कोण क्रिएट किया जो एंगल लाइन ऑफ साइट हो गई, जो हमने देखा जिस पलकों की नज़रों के साथ। तो यह देखने का कॉन्सेप्ट हमारा नीचे से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखने का होता है। इस समय जो कोण बनता है उस कोण को हम एलिवेशन एंगल कहते हैं, अर्थात हिंदी में उन्नयन कोण कहते हैं। जब हम नीचे रह करके टॉप पर रखी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण कहलाता है। सेम इसी समय हमारे पास देखिए स्थिति ये होती है, जैसे अगर ऑब्जर्वर साइड ए है, मतलब ए हम खड़े हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ये हमारी बेस लाइन है, ए से इतनी हाइट डाउन पर है, मतलब बॉटम पर है। इस समय हम इसके साथ कोई एंगल बनाते हैं और इस समय यह लाइन ऑफ द साइट होता है। जिस कोण को हम लोग बना रहे हैं इस कोण का नाम अवनमन कोण है। यहाँ पर एक बात मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इस समय उन्नयन कोण और अवनमन कोण इस लाइन की वजह से और इनके पैरेलल होने की वजह से हमेशा इक्वल होते हैं। जो उन्नयन कोण बनता है वही अवनमन कोण के बराबर होता है, इसमें कोई डाउट या डिस्टर्बेंस की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें मुख्य होती हैं जो अप्लाइड होती हैं। एक तो समकोण त्रिभुज का उपयोग, अगर समकोण त्रिभुज है त्रिकोणमिति सिंबल का उपयोग, उनके कुछ कोणीय मानों का उपयोग, और इन्हीं सबको अगर हम लोग थोड़ा सा क्लियर बना ले तो यह चैप्टर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कभी हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत कहीं किसी ऑब्जेक्ट को रख करके टॉप पर बॉटम पर चीज़ों को ऑब्जर्व करने की बात करते हैं ऑब्जर्वर आइज से, तो कोणों के रिलेशंस कुछ ऐसे जनरेट होते हैं। देखिए एक कोण तो फिक्स है कि 90 है, इसके बाद जो त्रिकोणमितीय कोण बनते हैं वो 45 और 45 के भी बन सकते हैं। ये 45 डिग्री बना और ये 45 है तो निश्चित तौर पर ये भी 45 डिग्री बना। हम सब जानते हैं जो tan 45 का मान है, ध्यान से देखिएगा, tan 45 डिग्री का मान हमेशा 1 होता है। इसका मतलब जितनी साइड ए होगी उतनी ए होगी। अगर एक यह भी है एक यह भी है तो इस समय यह जो है पाइथागोरस नियम से √2 हो जाएगा। इसका मतलब जब जब 45 होगा तो 45 के सामने 1 है, इस 45 के सामने 1 है और इस 90 के सामने √2 है। अर्थात त्रिकोणमिति के तीनों या त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच का जो रिलेशन बनेगा, समान भुजाओं का 1:1, और जो हमारी कर्ड साइड बनेगी वो √2 के अलॉन्ग बनेगी, क्योंकि सवाल ऐसे बनेंगे तो आपको उस पर अपना कॉन्सेप्ट अप्लाइड करना होगा। अगले कोण के रिलेशन देखिए ऐसे भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर कोण 30 डिग्री है और ये तो 90 फिक्स है तो यह पक्का 60 डिग्री होगा। अब इस केस में देखिए क्या क्लियरिटी बनती है कि जो 30 पर जो साइड बनेगी, देखिए 30 के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, उसकी लेंथ अगर 1 है तो इस समय जो बेस बना हुआ √3 होगा और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो कर्ड बनेगा वो 2 बनेगा। तो अभी आप ध्यान रखना कि यहाँ पर रिलेशन कैसे बनता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो tan 30 होता है ये कैसे बना, 1/√3 से बना, और tan परपेंडिकुलर अपान बेस होता है तो परपेंडिकुलर 1 हो गया और बेस आपका √3 हो गया। उसके हिसाब से जो आपकी हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ड हो गई वो आपकी पाइथागोरस नियम से यहाँ पर 2 हो गई। 30 के सामने 1 है देखिएगा, 60 के सामने √3 है और 90 के सामने 2 है। करेक्ट है, 1 है, √3 है और 2 है। इस प्रकार से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे आगे देखिएगा और भी कुछ कोणों का उपयोग किया जाता है, जैसे 15 डिग्री। अब 15 कहीं फंडामेंटल एंगल में डिफाइन नहीं किया जाता, अगर ये 15 है तो यह पक्का 75 है। करेक्ट है, 15 के सामने देखिए, अब इसका भी रिलेशन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ 15 के अपोजिट √3 - 1 होगा और 75 के अपोजिट √3 + 1 होगा। इसके साथ साथ ये जो कर्ड बनेगा वह 2√2 होगा, क्योंकि याद रखिएगा tan 15 का डिग्री का मान होता है √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1 परपेंडिकुलर अपान बेस के हिसाब से। 15 के साथ √3 - 1, 75 के साथ √3 + 1 और 90 के सामने क्या हो जाता है 2√2। इस प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते कुछ सवालों को इनसे रिलेटेड देखते हैं। देखिए कैसे सवाल बनता है। एक दीवार के सहारे एक तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए दीवार है,
दीवार के सहारे हमने एक ऐसे तिरछी खड़ी सीढ़ी को, जहां पर आप यहां पर मान लीजिए खड़े हैं, सीढ़ी से यहां पर इसके टॉप पर चढ़ना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार की क्लियरिटी बन रही है। ये बेस साइड हो गई। एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी के साथ उन्नयन कोण देखिए 45 डिग्री यहाँ पर दिया है। अगर ये 45 है तो पक्का ये भी 45 डिग्री होगा और यह आपका 90 डिग्री होगा। अभी हमने रिलेशन बताया था कि यह 1 होगा तो यह 1 होगा तो यह कितना होगा, √2 होगा। इस पर आप लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कहा कि एक इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, मतलब यह लेंथ आपकी रियलिटी में 10 है। तो आपसे पूछा एक सीढ़ी की ऊंचाई जितना ए है उतना ही ए भी होगा, 10 ही होगा। तो मतलब आपने पढ़ा था कि अगर 45 है, अगला भी 45 है, अगला पक्का 90 होगा। तो 45 के अपोजिट अगर 1 है तो इस 45 के अपोजिट 1 है, इस 90 के अपोजिट √2 है। इसका मान अगर 10 था तो यह मान भी 10 होगा। और इसका मान अगर पूछा होता, मान लीजिए कि सीढ़ी की हाइट यहाँ पर कितनी है, जैसे आपसे क्या पूछा, सीढ़ी की ऊंचाई ही पूछा है बेसिकली, मतलब हमसे दीवार की ऊंचाई नहीं पूछा। अगर दीवार की ऊंचाई पूछा होता तो सेम जो डिस्टेंस थी वही रहती। सीढ़ी की ऊंचाई पूछा तो 10√2 हो जाएगा। 10√2 मीटर देखिए आपके सामने है, जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है। आप लोग देखिए आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2019 का सवाल था, ओरल सवाल का हल आप लोग कर सकते थे, क्लियरिटी कर सकते हैं। बाकी आप करने के लिए और भी नियम अप्लाई कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल है, बट थोड़ा सा अगर आपने एक बार फैक्ट को डिस्कस कर लिया तो दिक्कतें कभी नहीं होगी इस तरह के सवालों में। जैसे देखिए 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर है देखिए इस प्रकार से, जिसकी लेंथ कितनी, हाइट कितनी, 32√3 मीटर है। एक टावर है 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अनुमान कोण, एक इमारत कहीं ऐसे है, उसके पाद मतलब ए वाला जो पोर्शन होता है, इसका जो अनुमान कोण है वो कितना दिया है देखिए 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष, अभी थोड़ा इसको सीधा बनाना पड़ेगा तब एकदम स्पष्टता बनती है, ऐसे बनेगी। 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अनुमान कोण 60 डिग्री है। अगर ये 60 है तो यह भी पक्का क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब आगे देखिए कहा है टावर से इमारत के बीच की दूरी कितनी है। अगर यहाँ पर इमारत ना होती और भी कुछ चीज होती तो भी सेम वही कॉन्सेप्ट होता। ए लेंथ हम लोगों से पूछा है। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि देखिए ये 90 है, ये 60 है, तो पक्का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमने tan 30 पर बताया था, आपको क्लियर होगा। मैंने tan 30 पर बताया था कि tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसका मतलब 30 के अपोजिट अगर यह 1 है तो यह मान आपका √3 है, करेक्ट है। यह मान आपका 2 है। मैंने इस पर आपको क्लियरिटी दी थी। मतलब ऐसे ध्यान दीजिएगा, 30 के अपोजिट अगर 1 है तो 60 के अपोजिट आपका √3 होगा और 90 के अपोजिट आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप देखो वैल्यू किसकी किसकी दे रखा है, उसी हिसाब से जो पूछा है उसी को फाइंड कर लीजिए। सबसे पहली चीज आपको किसके सामने 60 के अपोजिट वाला मान दिया है, मतलब इसका मान आपको पता है जो कि 32√3 है। आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा टावर से इमारत की दूरी कितनी है। टावर ए है, टावर का जो फुट ए है टी लिख देता हूं, और बिल्डिंग ए है, इससे यहां से यहां तक की दूरी ए है, जिसको आपको 1 से प्रेजेंट करना है। मतलब आपको √3 का मान दिया है और आपको 1 का मान बताना है। √3 से √3 खत्म, 32 का 1 से गुणा कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 मीटर यहाँ से इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा जो पहले ऑप्शन में आपको दिया है। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट है, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अगला देखिएगा, इसी प्रकार से देखिए कुछ और स्थितियां भी हमारे सामने होती है। जैसे कभी आप, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए हम ऑब्जर्वर हैं, टॉप पर हैं, और हम दोनों तरह से जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल यहीं से जा सकते हैं, हम यहाँ से भी रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक पर्सन यहाँ पे है, इसने इसको ऑब्जर्व किया, इस समय इसको 30 डिग्री का कोण दिख रहा है, करेक्ट है। अगर थोड़ा सा और ए डिस्टेंस लेकर यहाँ तक चला आया तो यहाँ से इसे कितना दिखेगा, 45 डिग्री का कोण दिखेगा। और भी कोणों का रिलेशन बनता है, 30 के साथ 60 का भी बनता है। इस समय इन तीनों साइड्स के बीच का डिफरेंस रिलेशन हमको समझना है। जैसे 45 तो आपको पता है 1 होगा, कैसे होगा, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो 45 के हिसाब से अगर ये 1 है तो यह भी 1 होगा, और 30 के हिसाब से अगर चले तो यह 1 है तो यह पूरा का पूरा √3 होगा। और अगर यह पूरा √3 है तो √3 से अगर 1 घटेगा तो इस मान को हम क्या लिख सकते हैं, √3 - 1 लिख सकते हैं। तो एक रिलेशन प्रॉपर बन जाता है क्या, इस 45 और 30 के बीच की दूरी √3 - 1 है। ये जो बी और ए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो इसके टावर की पोजीशन से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1 है, और ये हाइट भी 1 है। इसका फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे देखिए इस समय इसको लेकर के अगर हम एक, जैसे कहता है ना कभी कभी कि आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, इसके लिए हम लोग ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डी बराबर, हम डायरेक्ट भी आपको डिफाइन करके पूरा दे सकते हैं। दरअसल हम लोग जब स्कूल में करते थे तो क्या करते थे, एक बार इस त्रिभुज को ऑब्जर्व करते थे, एक बार इस पूरे त्रिभुज को ऑब्जर्व करते थे, तब जाकर के रिलेट कर पाते थे। इस त्रिभुज के लेकर के 45 डिग्री का उपयोग करते हुए पूरे डिफिनेशंस को देते थे, फिर 30 डिग्री का उपयोग करते हुए पूरे डिफिनेशंस को देते थे। तो काफी टाइम टेकन प्रोसेस होता था, बट यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे देखिए डी लिखा है, डी बराबर, अब ऐसे डी मतलब क्या है, जैसे मान लो आप एक पर्सन थे यहाँ से आपने इस पोजीशन को, इस वस्तु को जो टॉप पर है, इतनी हाइट पर है, इसको ऑब्जर्व किया आपने।
इस समय जो कोण अगर θ1 बना, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप जितना इससे दूर जाते जाएंगे कोण छोटा होता जाएगा, और जितना इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे कोण बड़ा होता जाएगा। इस बात की क्लियरिटी हो, θ1 है और यहाँ से ऑब्जर्व किया तो θ1। अब थोड़ा सा अगर आपने इस डिस्टेंस को कवर किया और इस पोजीशन पर पहुंच गए, यहाँ से इसको टॉप पर ऑब्जर्व किया तो यह कोण कितना है, θ2 है। अब इस समय ज्यादातर सवालों में हमसे इन दोनों बिंदुओं के बीच की, अर्थात उस व्यक्ति के बीच की दूरी पूछता है या ऊंचाई पूछ लेता है। तो डी के लिए फार्मूला है एच, एच मतलब इसकी हाइट, cot θ1 माइनस cot θ2। इस फार्मूले का आप डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं और cot की सभी वैल्यूज की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। आइए सवालों पर चलते हैं, थोड़ा सवाल क्लियर कर देगा। एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित, देखिए यहाँ पर हवाई जहाज है, सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदु थे, एक बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर, जो उसने कोण बनाया। देखिए पढ़ते थे, समतल सड़क पर, समतल सड़क थी के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45। अगर ये देखिए ये पूरा 45 है तो यह मान आपका 45 डिग्री होगा। इसी प्रकार से अगर यह 30 है तो यह कितना होगा, 30 होगा। अभी इसी रिलेशन को आपको मैंने समझाया था। अब सुनिएगा, 45 और 30 दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील है। जैसे दोनों बिंदु थे, यहाँ पर जो बिंदु थे, ये दूरी आपकी 1 मील है और 1 मील का जो लेंथ है किलोमीटर में 1.61 दिया है। भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में क्या होगी? भूमि से जहाज, अब भूमि से जहाज की देखिए हमसे क्या पूछा है, भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में, अर्थात बेसिकली हमसे हाइट पूछ रहा है। अब इसके लिए जो अभी पीछे फार्मूला हमने लिखा था, h इक्वल टू डी इक्वल टू एच cot θ1 माइनस cot θ2 अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर यह 1 है तो यह भी 1 है और यह √3 - 1 है और ये पूरा का पूरा √3 है। हम लोगों से इसका मान पूछा, दरअसल ये √3 - 1 का मान दे करके हमसे 1 का मान पूछा है। इस तरह से रिलेशन बना हुआ है। जैसे आपको कह सकता है कि हम √3 - 1 का मान दिए हैं आपको और वो भी कितना दिए हैं, 1 दिए हैं, तो आप हमें 1 का मान बताओ क्या होगा, 1 बटा √3 - 1 होगा। और इसका अगर हम रेशनलाइजेशन कर दे, देखिए कैसे बनेगा, √3 + 1 √3 + 1 हो गया, डिवाइड बाई √3 - 1, ऊपर का मान हो गया √3 + 1, नीचे का मान आपके पास कितना हो जाएगा, √3 + 1 √3 - 1, मतलब a + b a - b, a² - b², 3 में से 1 निकलेगा 2 हो जाएगा। और इसके बारे में आप जान लो कितना होता है, √3 1.721 होता है, अगर इसमें जोड़ेंगे तो 2.721 होगा। डिवाइड बाई 2 कर दें, इसको हम भाग करें, 1 होगा, 2 3 6 2 6 12, 1.36 है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर 1 का मान 1.61 था और अगर 1.36 का मान है तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसके लिए इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब अगर इसका प्रोडक्ट आप करते हैं तो प्रोडक्ट देखिए कितना हो जाता है। जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2.1 समथिंग करके आएगा, जिसको हम अगर क्लोजर पर जाएं तो 2.2 के बराबर लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअल मान तो दिया नहीं रहता तो इस हिसाब से प्रॉब्लम होती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम चाहें तो जो फार्मूला मैंने लिखवाया था, क्या इस डिस्टेंस मतलब d यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो d बराबर हमने वहां पर लिखवाया था h cot θ1 माइनस cot θ2, तो cot 30 माइनस cot 45। मैं आपको बता दूं हमको निकालना क्या है, हमको h फाइंड करना है। ये लेंथ तो आपको दिया ही दिया है, तो d हमको दिया है 1 इक्वल टू h फाइंड करना है। cot 30 का मान क्या होता है, sin 30 होता है 1/√3, cot 30 उसका उल्टा होगा, ये √3 हो जाता है। और यह मान आपका tan 45 अगर आपका 1 है, tan 45 पे 1 है तो cot 45 भी 1 ही होता है। तो h का मान अगर आपको निकालना है तो h वही हो गया, देखिए 1/√3 - 1 जो वहां पर बनकर आया था, देखिए सेम टू सेम वहां पर बन गया। रेशनलाइज करना पड़ेगा जैसे पीछे किया, और ऐसे ही क्लियरिटी आपको यहाँ से देनी पड़ेगी, तब जाकर के सवाल का उत्तर आप जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। तो सवाल का उत्तर देखिए RPF SI का सवाल है 2019 का, तो आप लोग इस तरह के सवाल पर भी अपना फोकस बनाइए। हमने लगभग सब करने की कोशिश करी है, सब कवर कराने की। अगले सवाल पर आइए, देखिए कुछ और भी क्लियरिटी बनाइए। जैसे यहाँ पर कोणों का जो संबंध बना, 45 को इधर कर दिया। जैसे हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, जैसे मैंने कहा ना कि आपको मतलब जितना इधर क्लोज रहेंगे उतना ही कोण आपका बड़ा रहेगा, जितना इधर दूर चलते जाएंगे कोण उतना ही छोटा होता जाएगा। दरअसल जब आप यहाँ से, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चले और आपने इस टॉप के ऑब्जेक्ट को अभी दोनों तरफ से रियलाइज किया जा सकता है, ये नीचे से रह करके ऊपर को देखते हुए भी हो सकता है और ऊपर से रह करके नीचे की देखते हुए ऑब्जेक्ट को बन सकता है। यहाँ से मैंने ऑब्जर्व किया 45 डिग्री बना, थोड़ा सा दूर बढ़े और यहाँ से ऑब्जर्व किया 60 डिग्री बना, करेक्ट है। अगर ये 45 है, ध्यान सुनिएगा, तो tan 45 का मान आपका कितना होता है, 1 होता है। तो जितना मान a होगा उतना ही मान a होगा, इसलिए देखिए कोई वैल्यू रखा है हमने √3 और √3 रखा है। tan 60 का मान √3/1 होता है, उस हिसाब से अगर √3/1 अगर हम लोग रख दें तो √3/1 के हिसाब से, जैसे a मान को अगर इतना माना है, a मान को इतना माना, तो इस कंडीशन में यह 1 आ रहा है और यह √3 - 1 आ रहा है।
मतलब एक संबंध हम लोगों ने डेवलप किया, उस संबंध के हिसाब से देखिए बनकर आया है। सेम उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर 60 और 45 का ही बना है, डबल के लिए रिलेशन देखिए ऐसे बनता है। 30 और अगर 15 है यहाँ पर, तो इसका जो संबंध बनेगा √3 और 2 के बीच बनेगा। ऐसे 30 और 60 के बीच अगर बनेगा तो आपको यही चीज समझना, ये 3 बना, ये √3 बना, और यह 1 बना, और यह 3 - 1 बना, मतलब 2 बना। इस संबंध को ही आपको प्रैक्टिकली फॉलो करना है, जहां पर सवाल में आवश्यकता बने वहां पर आप अप्लाई कर लो। अब आपको देखो, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएं, सॉल्व करके करने से बढ़िया है कि आप इसी पैटर्न को एक बार अच्छे से देख लो और आपको खुद ही क्लियर होगा कि किस वैल्यू को कैसे कंपेयर आपको करना है। जैसे देखिए, एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर की ओर स्थित यक्ष बिंदु तक जाने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। देखिए वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है। पहले 30 था, यहाँ पर कोण 30 था, यहाँ से कितना मीटर तक जाने पर, 20 मीटर तक जाने पर कोण हो जाता है 60 डिग्री। करेक्ट है। अब आपसे बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है, जैसे पहले एक बार फिर देखिए, टावर के शीर्ष से यहाँ से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 था। करेक्ट है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर की दूरी पर बिंदु यक्ष तक जाने पर कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। बिंदु ए से मतलब यहाँ से टावर की दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बतानी है। ए लेंथ तो ऑलरेडी आपको पता ही है, और ए लेंथ आपको डिक्लेयर करनी है कितनी हो जाएगी। अब आप इसको चाहें तो प्रॉपर फार्मूले से भी जा सकते हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, मतलब आप चाहें तो फार्मूले से, अगर नहीं कुछ क्लियर हो रहा है तो आप फार्मूले से चले जाएं, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे अगर आप फार्मूले जाओ तो कितना हो जाएगा, tan 60, और इसको हाइट मानिए, √3 होता है, √3/1, मतलब ये 60 अगर है तो h है, मतलब यहाँ पर आपने इसको अगर h √3, मतलब ये मान अगर √3 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप tan 30 लिखोगे तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और उस समय हम ये कह देंगे कि हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए भी होता है। भाई इस समय इसकी हाइट a है, और a पूरी की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर इस लेंथ को आपने x माना है तो x + 20 हो जाएगा, बराबर 1 बटा कितना हो गया, √3 हो गया। यहाँ से h का मान हमने कितना ले लिया है, √3, पहले से हमारा कंफर्म था, तो h की जगह पर आप √3 कर दें, h की जगह पर √3/x + 20 कर दीजिए, बराबर 1/√3। √3 का √3 से मल्टीप्लीकेशन कर दें, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग x + 20 कर सकते हैं, मतलब एक बार अच्छे से इसको पूरा समझ करके आगे बढ़िएगा। हमने कहा था tan 60 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका कितना है, h है, और बेस कितना है हमको नहीं पता, अगर मान लो x है, हम उस पर चलेंगे तभी समझ में आएगी चीज़ें, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, हमने लिखा √3/x कर दिया, क्योंकि उस समय हमने x लिखा नहीं था। इस समय यहाँ पर 1 सेकेंड, हम पहले इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए h अपान आपको कितना लिखना पड़ेगा, x, और इसका मान क्या होता है, √3 होता है, जो कि h अपान कितना है, x है। h का मान कितना होगा, x √3 होगा, h का मान कितना होगा, x √3 होगा। अब आपको जैसे देखिए यहाँ पर चल करके बताना ही, वैल्यू कैसे बता पाएंगे, इसकी जगह tan 30 की जगह पर आप कितना लिख चुके हैं, 1/√3, जबकि रियलिटी में क्या होता है, h अपान इसका पूरा बेस क्या है, x + 20 है, x + 20 है, बराबर 1/√3 है। h की जगह पर x √3 कर दो, अपान x + 20 है, बराबर 1 बटा कितना है, √3। √3 का √3 से मल्टीप्लीकेशन करें, 3x हो गया, x + 20 हो गया, तो x का मान मतलब 2x का मान 20 होगा, x का मान आपका 10 होगा। अगर ये 10 है तो यह पूरा 20 और मिल करके कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बाकी जो रिलेशन मैंने आपको देखिए यहाँ पर 30 और 60 का लिखवाया है, अगर आपको एकदम क्लियर करता है, जैसे देखिए ये है, मैंने कहा था अगर 30 और 60 का रिलेशन बनेगा, जो अपना सवाल था उसमें भी देखिए मैंने कहा ए पूरी लेंथ अगर आपकी 3 है, ये √3 है, यह 2 है, यह 1 है, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इस हिसाब से। देखिए जैसे ये सवाल था जो मैंने आपको भी करके दिया, मैंने कहा इस समय अगर यह लेंथ आपकी 2 है, ये पूरी 3 है, ये पूरी 1 है, और यह आपका √3 है। हम इसको देखो इसी क्लियरिटी पर हम आपको बताए हैं। अब यहाँ पर जो मान आपको पता है, जैसे ये पता था 2 बराबर अगर 20 था तो 1 बराबर कितना था, 10 था, ओरल बता सकते थे। अगर हमको पता होगा उस समय तो हम बहुत ही आसानी से 2 बराबर अगर 20 था तो पूरा ही लेंथ तो पूछा है, 3 बराबर 30 डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, सीधा बता दो, सीधा बता दी, तब भी इतना हमें तामझाम करने की उस समय जरूरत नहीं होती। अगर 30 और 60 का रिलेशन हमने पढ़ा था तो हमको मेरे ख्याल से सवाल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए और आराम से सवाल का उत्तर आना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, एक और सवाल देखिए, एक और कंडीशन हमारे सामने होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ बैठे होते हैं, यहाँ पर, यहाँ से हम दो चीज़ों को ऑब्जर्व, जैसे मान लो एक टावर है बड़ी, इसकी हाइट है, ये टावर की हाइट है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की भी अपनी एक हाइट है। हमने इस पर बैठ करके, यहाँ पर रह करके हमने इसके बिल्डिंग के टॉप पर देखा, हमको कोण θ1 दिखा,
और बिल्डिंग के बॉटम पर दिखा तो हमको कोण θ2 दिखा, मतलब उन्नयन जो अनुमान कोण बना। उस हिसाब से अगर इस हाइट की लेंथ पूछी जाती है तो इसका एक फार्मूला बनता है, a cot θ1 डिवाइड बाई cot θ1 माइनस cot θ2। आप अप्लाई कर लो, इस रिलेशन को प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं। a क्या है, इस बिल्डिंग की हाइट है, और h क्या है, इस पूरे कंप्लीट टावर की हाइट है। तो आइए देखिए इस पर एक सवाल देखते हैं। सवाल देखिए क्या है। सवाल आपको आरआरबी ग्रुप डी का दिख रहा है, जो 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और उसी इमारत के तल का अवनमन कोण 60 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई हमको बतानी है। देखिए सबसे पहले एक हमारे पास क्या है, 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत, एक बड़ी सी इमारत थी, और यहाँ पर एक 18 मीटर ऊंची मीनार है। ये 18 मीटर ऊंची मीनार है। और हमसे देखिए सवाल जैसे पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया उसी प्रकार का है, मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया उसी प्रकार का ही सवाल यहाँ पर बनाया गया है। ये 18 मीटर की हाइट है इसकी, और यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण कितना है बताएं, 45 डिग्री है। ये कितना है, 45 डिग्री है। दूसरी तरफ उसी इमारत के तल पर जो अवनमन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। अगर ये 60 है तो यहाँ पर भी आप लोग 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो उन्नयन होता है वही आपका अवनमन कोण होता है। इसको आप θ1 कह सकते हो, इसे आप θ2 कह सकते हो। ये आपकी a है और इसको आप लोग h कह सकते हो। अब रिलेशंस में देखिए हम लोगों ने यही तो पढ़ा है, h इज इक्वल टू a cot θ1। बाकी हमको अगर जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते तो प्रॉपर हम इसको दो त्रिभुज बना करके भी सवाल हल कर लेते। इस लेंथ को कॉमन मान करके दोनों में हाइट, ये जो डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इस सेम मान करके बाद में पूरी हाइट निकलती और हम लोग यहाँ पर एग्जैक्टली बता लेते। a cot θ1 डिवाइड बाई cot θ1 माइनस cot θ2। आइए कोणों के हिसाब से पहले इनकी वैल्यू जनरेट कर लेते हैं। cot 45 का मान 1 होगा, tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है। cot 60 का मान tan 60 का मान √3 होता है, तो इसका मान 1/√3 क्योंकि उल्टा हो जाता है। करेक्ट है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू। a का मतलब है 18 और इसको हम 1 से कर दें गुणा। नीचे चलते हैं, cot θ1 कितना हो जाएगा बताइए। cot θ1 आपका 1 होगा माइनस 1/√3 होगा। अब इसका पूरा सोल्यूशन करेंगे तो ऊपर तो 18 ही रहेगा। जब इसका सोल्यूशन आप करोगे तो हो जाएगा √3 - 1 डिवाइड बाई √3। तो √3 चला गया ऊपर और नीचे आपके पास क्या है, √3 - 1 है। अब इसी का रेशनलाइजेशन आपको नीचे वाले मान का करना है, जो ऊपर नीचे √3 + 1 के गुणा करने से बनेगा। √3 + 1 और √3 + 1, a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 में से 1 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर 2 हो गया। और इसकी बात अगर आप करो 18 √3 का, अगर √3 + 1 से गुणा करिए देखिए कितना होता है, 18 × 54 हो जाएगा √3 का, और इधर कितना हो जाएगा, प्लस 18 √3 हो जाएगा। 18 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और भाग किससे करना है, 2 से। अगर हम 2 से इसको भाग करते देखिए कितना हो जाता है। जैसे हम 18 चाहें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर बाहर कर लें, या हम 2 से सीधा सीधे, क्योंकि यहाँ पर √3 - 1 √3 + 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जनरेट होगा, जो कि a माइनस बी बनेगा। 3 में से 1 निकल करके 2 बनेगा। आपने यहाँ देखा कि 18 √3 है और √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो 18 तो रहेगा ही, 3 के साथ और मल्टीप्लिकेशन 54 हो गया, और 18 √3 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करने से इतना ही हो गया। 18 अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ तो या 3 प्लस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। डिवाइड बाई आपके पास कितना है, 2 है। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 9 = 18 होता है। अब इसी को आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर किसी से कनेक्टिविटी इसकी बन रही है। अगर बन रही तो यही आपके सवाल का सही उत्तर है। बाकी देखिए डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को मतलब ऐसे डिवाइड करके देखेंगे, जैसे देखिए 6 × 3 = 18 है, और यहाँ पर 6 का मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ करेंगे तो यही आपके साथ सेट हो जाएगा। पहला ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा। आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सवाल देखिए कैसे सेट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर 3 + √3 के साथ यहाँ पर 6 का मल्टीप्लिकेशन इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर आपको जनरेट करके दे देगा। आप लोग इसको उतार सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ अभी देखिए एक और कंडीशन बहुत अच्छी होती है कि जैसे अगर आप यहाँ कहीं पर हैं और यहाँ से आपने किसी भी मतलब प्रोग्रेस किया थोड़ा सा, ये जो कोण है, इस कोण और इस कोण का रिलेशन अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है जैसे 30 है और ये 60 हो जाए, यहाँ 45 है 45 हो जाए, कुछ भी हो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो। अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री तभी दो कोण होते हैं जब उनका कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। इस समय जो हाइट का मान होता है √xy, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर x है और ये लेंथ आपकी पूरी अगर y है तो हाइट √x × y हो जाती है। आपको कुछ नहीं सोचना होता है। जैसे सवाल देखो, पेड़ के पाद बिंदु से दोनों ओर x मीटर और y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से पेड़ के शीर्ष की ओर देखे जाने पर बनने वाले कोण उन्नयन कोण
अल्फा और बीटा, देखिए कोण अल्फा और बीटा है। यदि अल्फा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री है तो पेड़ की हाइट एकदम सेम फार्मूला बन गया। तो देखिए यहीं पर सवाल था, ये पेड़ रहा होगा, ठीक है, ये पेड़ था, ये पेड़ का पाथ था, यहाँ से ये पोजीशन थी और ये पोजीशन थी, दो पोजीशन को ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं। अगर हम इससे इसको हाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इससे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर यहाँ पर एक कोण सपोज करिए, देखिए इसने लिखा है कि पेड़ के पास से बिंदु से कि पाद बिंदु से दोनों ओर x मीटर और y मीटर की दोनों ओर का मतलब इधर और उधर, चाहे दोनों परिस्थिति आपकी दीजिए, मतलब आप देखो एक ही तरफ भी हो सकता है और दोनों तरफ भी हो सकता है। इस सवाल में एक ही ओर बोला है, शायद दोनों ओर बोला है। दोनों ओर का मतलब हमने जो ये बनाया है इसको हमें थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा कि पेड़ से हम इधर भी इसको जनरेट करें, ऐसे, समझ रहे हैं। इधर अगर एक कोण हम अल्फा बनाएंगे तो अगला कोण हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इसलिए कहा कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 90 डिग्री के बराबर है। तो आपको पेड़ की हाइट बतानी है, जो मैंने अभी बताया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है तो h इज इक्वल टू अंडर रूट x इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है, बी में है। आरआरबी जेई का सवाल था, इस तरह का सवाल आपको फेस करने को मिलता है, दोनों तरफ का भी बनता है और एक तरफ का भी बनता है, तो आप लोग इसको जरूर समझ लीजिए। मेरे ख्याल से जितनी हमारी आवश्यकता है ऊंचाई दूरी की, जो हमारी परीक्षा से कनेक्ट करेगा, वो आपका लगभग डन हो चुका है। आप सभी लोग इन सभी प्रकार के सवालों को समझ लें, इसका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर लें और इसी तरह के सवाल को और 2-4 प्रैक्टिस करने के बाद आपकी यह तैयारी पूर्ण हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए परफेक्ट होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में चीज़ें आई कि नहीं आई, अपना एक कमेंट्स हमें जरूर दीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।